समाजशास्त्रीय विचारों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके नए विचारक हैं रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन का जो टॉपिक है वो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं थिंकर को लेकर के। मैन वर्क ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन। मेन तौर पे अगर देखा जाए तो रेडक्लिफ ब्राउन का जो वर्क है वो ट्राइबल स्टडी को लेकर के है। अभी इससे पहले जो आपकी बी मेलिन्स्की की क्लास हुई थी उससे कोरिलेट करते हुए हम थिंकर को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बुक्स की अगर बात आती है तो बुक्स का यहाँ हमने डिस्कशन किया है। रेडक्लिफ ब्राउन की इंपॉर्टेंट बुक है द अंडमान आइसलैंडर, 1992 की है। अंडमान आइसलैंड के द्वीपवासियों का इन्होंने ट्राइबल स्टडी की है वहाँ की। दूसरी बुक है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, 1931 की बुक है। द टैबो 36 की बुक है इनका, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 36 है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, बुक रिटन बाय रेडक्लिफ ब्राउन। ईयर ऑफ पब्लिकेशन को भी विशेष तौर पर आपको फोकस करना है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो। ठीक है, ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी 1957 की है। नेचुरल साइंस को लेकर के भी क्वेश्चन आपका बनता है। नेचुरल साइंस के साथ साथ यहाँ इमाइल दुर्खाइम के साथ रेडक्लिफ ब्राउन का भी नाम जोड़ा जाता है और कॉम्पेरेटिव मेथड में भी इनका नाम आता है, तुलनात्मक विधि को लेकर के भी इनका नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बुक है आपकी मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, 1958 की बुक है। स्टूडेंट, जैसे आपकी ये क्लास चल रही है यूट्यूब पे, तो जो प्लानिंग है सेंटर का, इंस्टीट्यूशन का जो प्लानिंग है वो ये प्लानिंग है कि आपको पूरा सिलेबस यूट्यूब पे ऑनलाइन मिल जाए और जो बच्चे रिमोट एरिया में नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, तो उनके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इन थिंकर को लेकर के ज़्यादा मैटर बच्चों को मिलता नहीं है। ठीक है, अपने अनुभव का फायदा आपको देने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और जो बच्चे पर्सनली डिस्कशन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक है रेडक्लिफ ब्राउन को लेकर के। रेडक्लिफ ब्राउन का जो मेन वर्क है इससे ही आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आते हैं और इन्होंने जो ट्राइबल सोसाइटी की स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फंक्शन की भी बात की है और उनमें जो किनशिप पैटर्न है, एक किनशिप पैटर्न पे पूरा हमारा यहाँ पे स्टडी इन्होंने किया है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बुक है, बुक को ईयर वाइज याद कर लेना है आपको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक इनकी ये है, ये कई बार आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन 1881 से 1953, सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पक्षों के कार्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है। अभी कल आपने बी मेलिन्स्की को पढ़ा। बी मेलिन्स्की ने पूरी टॉपिक को अगर हम डिस्कशन करते हैं तो कल्चर को फोकस किया और कल्चर के साथ साथ ह्यूमन की आवश्यकताओं पर फोकस किया और उन्होंने ये कहा कि कल्चर जो है ह्यूमन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उसको मॉडिफिकेशन करते हुए इनका जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है आपका, सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पक्षों का कार्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है, जैसा कि मेलिन्स्की ने माना है। इन्होंने बी मेलिन्स्की के जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है उसको मॉडिफाइड किया है। जब आप किसी विचारक को पढ़ते हैं और उसके बाद उनके बाद कोई विचारक आता है तो आप देखोगे उस विचारक के जो थॉट हैं पहले वाले थिंकर के मॉडिफाइड थॉट होते हैं। तो इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है, जबकि बी मेलिन्स्की कह रहा है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, इसीलिए बी मेलिन्स्की को हमने व्यक्तिगत प्रकार्यवादी बोला है। ठीक है, जैसा कि मेलिन्स्की ने माना है, अपितु समाज की संरचना को बनाए रखना है, इसीलिए हमने ब्राउन को क्या बोला है, ब्राउन को बोला है सामाजिक प्रकार्यवादी। आप देखोगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत डीपली समझ में आएगा जब वो पूरी थ्योरी आपकी पढ़ेंगे। बी मेलिन्स्की को व्यक्तिगत प्रकार्यवादी कहा गया है क्योंकि उन्होंने कल्चर ट्रेट को कहा है कि कल्चर ट्रेट व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसीलिए उन्हें व्यक्तिगत प्रकार्यवादी बोला है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पक्षों का कार्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है, जैसा कि बी मेलिन्स्की ने कहा है, अपितु समाज की संरचना को बनाए रखना है, टू मेंटेन द सोशल स्ट्रक्चर। ऐसा भी कह सकते हैं जो कल्चर ट्रेट की बात मेलिन्स्की कर रहा है कि व्यक्ति की
आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसी बिहाफ को लेकर के रेडक्लिफ ब्राउन ये कहते हैं कि नहीं, उसका कार्य सोशल स्ट्रक्चर को बनाए रखना है। ठीक है। ब्राउन कैप्टन सिडनी, ऑक्सफोर्ड और शिकागो में मानव शास्त्र पीठ स्थापित की है रेडक्लिफ ब्राउन ने। एंथ्रोपोलॉजी की जो चेयर हैं वो एस्टेब्लिश करने का कार्य रहा इनका। ब्राउन दुर्खीम के विचारों से प्रभावित थे। इमाइल दुर्खीम का प्रभाव बी मेलनिस्की और रेडक्लिफ ब्राउन पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये सामाजिक संरचना की बात करते हैं, सामाजिक संरचना की बात करते हैं, और सामाजिक संरचना को लेकर के आपका दुर्खीम का वर्क बहुत है। ट्राइब को लेकर के, ट्राइब की स्टडी कर रहे हैं, और सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर आपकी मेंटेन होती है। ठीक है। दुर्खीम की बात ही ब्राउन ने समाज की संरचना और विभिन्न संस्थाओं के कार्यों की महत्ता पर बल दिया और अध्ययन के लिए तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य का अपनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना बेटा, एक आपका है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में कभी कभी पॉइंट बनाने के लिए आ जाते हैं, तो इमाइल दुर्खीम के साथ आपके रेडक्लिफ ब्राउन भी आते हैं। किस किसने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है, तो रेडक्लिफ ब्राउन आप इमाइल दुर्खीम के साथ यहां पे कोट किए जाएंगे। दूसरा, एक तुलनात्मक पॉइंट ऑफ व्यू भी रेडक्लिफ ब्राउन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दोनों ही आपके इंपोर्टेंट है, नेचुरल साइंस और तुलनात्मक विधि, तो रेडक्लिफ ब्राउन को आप यहां पे कोट करोगे। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट में। सामाजिक व्यवस्था में संस्थाओं की अत्यधिक पारस्परिक निर्भरता को दर्शाते हुए ब्राउन ने कहा है कि समाज एक स्वचालित सावयव है। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात आती है। सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सोसाइटी की एक स्ट्रक्चर होगी और उसका फंक्शन होगा, और फंक्शन सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का कार्य करेगा, और फंक्शन स्ट्रक्चर के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। ये चीजें हैं आपकी। तो ये कह रहे हैं कि एक स्वचालित सावयव है ऑर्गेनिज्म की भांति, जिसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ मूलभूत सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, धर्म आदि द्वारा की जाती है। इसका विवरण आदिवासी समाज में संरचना और प्रकार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में डिस्कशन किया गया है। इस चीज का कि सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से मेंटेन होती है थ्रू द फंक्शन ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड हाउ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन प्ले रोल टू मेंटेन द सोशल स्ट्रक्चर। ये आपकी 1952 की जो इंपोर्टेंट बुक हमने बताई है, उसमें इन चीजों का डिस्कशन देखने को मिलता है। ब्राउन ने ऑस्ट्रेलिया और अंडमान द्वीपवासी के आदिवासी समुदाय, परिवार और नातेदारी का अध्ययन किया है। किनशिप इनका एक इंपोर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन करने के लिए, किसके लिए? रेडक्लिफ ब्राउन के लिए। ठीक है। जोनाथन टर्नर ने न्यूनतम एकजुटता की अवधारणा की आलोचना की। आप देखोगे जब स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात हम करते हैं तो रेडक्लिफ ब्राउन ने न्यूनतम एकजुटता की बात की है, न्यूनतम एकजुटता की बात की है। इसका खंडन आपका जोनाथन टर्नर करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं और मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एलिमेंट्री समाज में संरचना और प्रकार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, याद रखना 1952 की बुक है, रेडक्लिफ ब्राउन की बुक है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में लेवी स्ट्रॉस लगाते हैं, लेवी स्ट्रॉस नहीं है यहाँ पे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी रेडक्लिफ ब्राउन की बुक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। 1910 में रेडक्लिफ ब्राउन ने आदिम जनजातियों के पुनः क्षेत्रीय शोध कार्य के लिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया गए। इनका अधिकतर कार्य सर्वेक्षण, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा जब हम बी मेलनिस्की की बात करते हैं तो क्या होता है कि बी मेलनिस्की कहते हैं कि उनका जो स्टडी है वो सहभागी अवलोकन को लेकर के, उन्होंने ट्राइब्स का सहभागी अवलोकन किया है। इनकी स्टडी को अगर फोकस करोगे तो ये वर्ड आपका सर्वेक्षण आएगा। बेटा देखना, आप जब इन दो इंकरों के बीच में डिफरेंशिएट करोगे मेथड को लेकर के, कंटेंट को लेकर के, टॉपिक को लेकर के, तो बेटर तरीके से आपको दोनों में डिफरेंस नजर आएगा और अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन मेमोराइज होने की संभावना रहेगी। सर्वेक्षण यूज किया है इन्होंने, किसी भी प्रशिक्षित सामाजिक नृशास्त्री द्वारा किया गया पहला कार्य था। आप देखोगे जो सर्वेक्षण ट्राइब्स का किया है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, तो किसी भी एथनोग्राफर, एथनोग्राफर का मतलब होता है जो किसी क्षेत्र में जाकर के ट्राइब्स की स्टडी करते हैं, उनको यहाँ पे एथनोग्राफर बोला गया है। ठीक है।
नेक्स्ट देखोगे रेडक्लिफ ब्राउन फ्रांसीसी समाजशास्त्री, दुर्खिम की परंपरा के संरक्षक माने जाते हैं। दुर्खिम की भांति सामाजिक संरचना और संस्थाओं के प्रकारों को महत्वपूर्ण मानते हैं। दुर्खिम से मैनलिस भी प्रभावित थे और रेडक्लिफ ब्राउन भी प्रभावित थे, और इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर में संस्थाओं के रोल की बात की है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन इमाइल दुर्खिम की जो ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व करने का कार्य करते हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक संरचना पर रेडक्लिफ ब्राउन के विचार। सामाजिक संरचना का अंग मनुष्य ही है। आप देखोगे जब सामाजिक संरचना के पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करते हैं तो इससे नेक्स्ट थिंकर आपके लेवी स्ट्रॉस हैं। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि सामाजिक संरचना एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, अमूर्त है। बट रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि ये मनुष्य से मिलकर बनती है और इसका स्वयं संरचना संस्थागत रूप से परिभाषित तथा नियमित संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता है। सोशल स्ट्रक्चर को अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमंस बोला है रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल स्ट्रक्चर आपकी मूर्त है, दिखाई देती है। तो आप देखोगे ये आपका यूनिट 3 में भी सोशल स्ट्रक्चर जब आएगा टॉपिक आपका, तो आप लेवी स्ट्रॉस को भी पढ़ोगे, रेडक्लिफ ब्राउन को भी पढ़ोगे। यहाँ आपका सोशल स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, व्यक्ति का एक व्यवस्थित रूप और क्रमबद्धता है, तो यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या माना है? मूर्त माना है, दिखाई देने वाली माना है, क्योंकि व्यक्तियों का जो समूह है वो दिखाई देता है। बट लेवी स्ट्रॉस कहता है ये मानसिक प्रक्रिया है और ये हमारे माइंड से चलती है और ये क्या है कि अमूर्त है, इसकी नेचर की जो बात करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार जब संरचना शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके भागों और अंशों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के प्रतिमान की ओर संकेत करते हैं। जब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर नॉर्मल तरीके से हम कहें तो वेल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट नोन एज सोशल स्ट्रक्चर भी हम इसे बोल सकते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसके डिफरेंट पार्ट में वेल अरेंजमेंट होना जरूरी है। अब अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो ईंट अगर हैं, अगर वो बिखरी हुई हैं तो वो मकान नहीं बना सकती। बट जब इन ईंटों को हम वेल अरेंज करते हैं तो एक सोशल स्ट्रक्चर बन के आती है, उसे हम मकान बोलते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं वेल अरेंजमेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स नोन एज स्ट्रक्चर। और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में विभिन्न संस्थाएं जब अरेंज होकर के आती हैं तो वो सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। सामाजिक संरचना के भाग एक रूप में हम मनुष्य को एक साम्यव नहीं बल्कि संरचना के एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन मनुष्य के रूप में पाते हैं। ये आपका रेडक्लिफ ब्राउन का सोशल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ह्यूमन को, इंडिविजुअल को कनेक्ट करने के बाद ये स्टेटमेंट आपका आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मनुष्य वास्तविक रूप में विद्यमान सामाजिक संबंधों के एक जटिल जाल द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। संबंधों के इस जाल को बनाने वाला स्वयं मनुष्य और संबंधों का ताना बाना उन्हीं मनुष्य के बीच होता है। तो सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट होती है? मनुष्य के द्वारा जो सामाजिक संबंध बनते हैं वो सोशल स्ट्रक्चर को बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान संबंध अधिक स्पष्ट और नियमित हो जाते हैं, अर्थात सामाजिक संस्थाओं द्वारा ये संबंध परिभाषित और नियमित हो जाते हैं। अब ये अगर आप देखोगे रेडक्लिफ ब्राउन की ये थ्योरी किनशिप पैटर्न की तरफ आप देखते जा रहे हो कि किनशिप पैटर्न की तरफ ये मूव कर रहे हैं और किनशिप की ओर इशारा कर रहे हैं कि किनशिप किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना एक गतिशील निरंतरता है। वह एक मकान की संरचना की तरह स्थिर नहीं अपितु जीवित मनुष्य के शरीर के ढांचे की भांति गतिशील है। मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में प्रकृति उसके शारीरिक ढांचे में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन करती रहती है। ये रेडक्लिफ ब्राउन की सोशल स्ट्रक्चर की विशेषता है कि वो एक मकान के तरीके से स्थिर नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक कुछ चेंजेज होते रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होते रहेंगे। इसी तरीके से सोशल स्ट्रक्चर में भी वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। बात करने से प्रत्येक संरचना का एक स्थानीय पहलू होता है। रेडक्लिफ ब्राउन कह रहे हैं कि प्रत्येक सामाजिक संरचना का एक स्थानीय पहलू होता है। ब्राउन अपने अनुभविक अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को अपनाते हैं। अभी मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो आपको नेचुरल साइंस
कंपैरेटिव मेथड, इनकी बात की है। ब्राउन समाज को एक स्वचालित अवयव मानते हैं जिसमें कि सामाजिक संस्थाओं के पारस्परिक निर्भरता देखी जा सकती है। जब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये उसी को एक्सप्लेन करने वाली बात है। सामाजिक संरचनात्मक प्रकार्यवाद की न्यूनतम एकजुटता कहा जाता है रेडक्लिफ ब्राउन, जिसका खंडन आपका जोनाथन टर्नर ने किया है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद के बीच जो रिलेशन है इसको इन्होंने न्यूनतम एकजुटता का कॉन्सेप्ट दिया है और इसको जोनाथन टर्नर खंडित करता है। नातेदारी की रीतियां, कस्टम ऑफ किनशिप सिस्टम, किनशिप की बात आती है। स्पेशल तौर पे आप देखा जाए तो रेडक्लिफ ब्राउन का किनशिप पे काम है, किस पे, ट्राइब में। और इन्होंने यहाँ ट्राइब में किस प्रकार की किनशिप है, क्या पैटर्न है, क्या क्या रीतियां अपनाई जाती हैं, उनको लेकर के फोकस किया है और यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। नातेदारी व्यवस्था, उसकी रीतियों के संबंध में रेडक्लिफ ब्राउन के विचार, अपनी कृति अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज 1950 और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952, दोनों ही बुक में किनशिप पैटर्न के बारे में ट्राइबल स्टडी का जो डिस्कशन किया है, इन दोनों बुक में किनशिप पैटर्न की जो व्याख्या की है इन्होंने। रेडक्लिफ ब्राउन ने बंधुता व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारों और उत्तरदायित्वों के अध्ययन पर बल दिया है और बंधुता को सामाजिक संरचना के अंग के रूप में देखा है। सोशल स्ट्रक्चर की बात आई थी, फिर आपकी किनशिप पैटर्न की बात आई है, फिर एफिनल किनशिप की इन्होंने बात की है। तो सोशल स्ट्रक्चर बनाने में कहीं ना कहीं सामाजिक संबंध के द्वारा जो व्यक्ति जुड़ते हैं वो सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन है। सोशल स्ट्रक्चर को किनशिप से इन्होंने जोड़ करके देखा है। नेक्स्ट पॉइंट में रेडक्लिफ ब्राउन मान्यता प्राप्त नाते रिश्तेदारों को नातेदारी व्यवस्था में सम्मिलित करते हैं जो विवाह और रक्त संबंधों द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए नातेदारी की दो श्रेणी में विभाजित किया है। अब किनशिप पैटर्न की बात आती है तो किनशिप पैटर्न आप देखोगे, मर्डॉक की हम बात करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी में क्लासिफिकेशन करते हैं। 8, 33, 151 की वो बात करते हैं जब रिलेशन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार पीजीटी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू मर्डॉक, प्राइमरी किनशिप, सेकेंडरी और टर्जरी नातेदारों की संख्या 151 है। इस तरीके से जो नेटवर्क है आप देखोगे, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखें, जो ये नेटवर्क ऑफ किनशिप है ये सोशल स्ट्रक्चर मैन बनाने में योगदान प्ले करता है, आप देखोगे योगदान देता है अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन। अब यहाँ हम मर्डॉक का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक आपका चल रहा है रेडक्लिफ ब्राउन, बट नातेदारी को लेकर के ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब इन्होंने नातेदारी के 2 प्रकार बताए हैं, एफिनल किनशिप जो मैरिज रिलेटेड किनशिप है। जब हम सोसाइटी की बात करेंगे तो हमारी फैमिली में 2 प्रकार की किनशिप आप देखने को मिलेंगी, एफिनल किनशिप और कॉन्सैग्नियस, रक्त संबंधी। तो यहाँ पे विवाह संबंधी नातेदार, इसके अंतर्गत विवाह संबंधी पति पत्नी ही नहीं बल्कि दोनों परिवार के संबंधियों को भी सम्मिलित किया जाता है। अब जैसे शादी हुई है तो शादी के बाद 2 परिवार जुड़ते हैं और उनमें डिफरेंट रिलेशन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। उन सभी को विवाह संबंधी नातेदारों में क्रिएट इंक्लूड किया गया है। इसके बाद है आपका रक्त संबंधी नातेदार। इसमें एक विशेषता यह है कि यहाँ रक्त से अलग अगर आप देखोगे जो बात की गई है, यहाँ पे ये भी किया गया है कि जो एडॉप्ट हैं, जो काल्पनिक भी हैं, वो भी आपके ब्लड रिलेटिव में इंक्लूड होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके अंतर्गत समान रक्त के एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे माता पिता और संतान, भाई बहन, दादा दादी इत्यादि। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि रक्त संबंधी नातेदार में रक्त वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी। अन्य शब्दों में रक्त संबंध केवल प्राणी शास्त्रीय आधार पर ही नहीं बल्कि समाज शास्त्रीय आधार पर भी स्थापित हो सकता है। रक्त संबंधों में यहाँ अगर कोई एडेप्ट है, दत्तक है, गोद लिया है, तो यहाँ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे रक्त संबंधी नातेदार को इंक्लूड किया है, ना कि बायोलॉजिकल बेस पे। विवाह संबंधी नातेदारी सापेक्ष होती है, जैसे पति पत्नी, देवर भाभी। रक्त संबंधी नातेदारी में सापेक्ष होना आवश्यक नहीं है, जैसे माता पिता, दादा चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, अविवाहित बुआ, एड्रेस दे देंगे, मौसी आदि। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, नातेदारी के नियामक व्यवहार, नॉर्मेटिव प्रैक्टिस ऑफ किनशिप, अवॉइडेंस, परिहार। आप देखोगे जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, जब रेडक्लिफ ब्राउन ने स्टडी किया तो यहाँ पे कितने प्रकार के आपके रिलेशन बताए हैं। अवॉइडेंस का अर्थ है 2 व्यक्तियों के बीच एक निश्चित संबंध जो स्थापित करते हैं, उन्हें साथ ही
इस बात का निर्देश देते हैं कि वे एक दूसरे से दूर रहे और पारस्परिक अंतःक्रिया में यथासंभव प्रत्यक्ष आमने सामने रहते हुए भी सक्रिय भाग ना ले। आप देखोगे ये ट्राइबल जो पैटर्न है, ट्राइबल स्ट्रक्चर है, इसकी स्टडी करने में इन्होंने अवॉइडेंस रिलेशनशिप पाया, और अवॉइडेंस रिलेशनशिप उन रिलेशन के बीच दूरी पैदा करता है जो ज्यादा घनिष्ठ नहीं आने चाहिए। और क्या है, ये सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए ये ट्रेडिशंस बनाए गए हैं और ये ट्राइब्स के लोगों के द्वारा फुलफिल किए जाते हैं, ट्राइब के लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। वेड्डा जनजाति का दिया है, भाई बहन के बीच परिहार पाया जाता है, एक छत के नीचे नहीं सो सकते। युकागिर जनजाति में एक वधू अपने सास ससुर और जेठ के चेहरे न देखे और दामाद अपने सास ससुर के चेहरे नहीं देखना चाहिए। ओस्टायक जनजाति में वधू अपने ससुर के सामने और दामाद अपने सास के सामने तब तक नहीं आता जब तक उनके बच्चे पैदा ना हो जाएं। आप देखोगे जो ट्राइबल सोसाइटी है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आज भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर, जहां ये है कि रिलेशन बनने की संभावना ज्यादा होती है, उन रिलेशन में अवॉइडेंस रिलेशनशिप को जोड़ दिया गया है और ये सभी लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है टू मेंटेन द सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, अवॉइडेंस रिलेशन समझ गए होंगे, जिन रिलेशन के बीच में डिस्टेंस रहती है और वहां उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा। इसीलिए हमारी सोसाइटी में पर्दा प्रथा होती है कि बहू जो है वो ससुर से जेठ से पर्दा रखेगी। उसी सोसाइटी के ये एलिमेंट्स हैं बेटा। रेडक्लिफ ब्राउन का मानना है कि परिहार सामाजिक तथ्य है, इसलिए इसकी व्याख्या सामाजिक आधार पर होनी चाहिए। सोशल फैक्ट इन्होंने बताया है रेडक्लिफ ब्राउन ने, और इन्होंने इस सोशल फैक्ट का जो डिस्कशन है या स्टडी है वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ही होना चाहिए। नेक्स्ट रिलेशन है जोकिंग रिलेशन। ये वो रिलेशन है जिनके बीच परिहास की संभावना ज्यादा होती है और उन्हें सोशली अप्रूव्ड किया जाता है कि वो जोकिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जोकिंग रिलेशन में आप देखोगे फिलहाल जो हमारी सोसाइटी है इनमें जैसे जीजा साली का रिलेशन है, ये जोकिंग रिलेशन है। वहाँ सोसाइटी अप्रूवल देती है कि किसी लिमिट तक देवर भाभी और जीजा साली ये रिलेशन आपके जोकिंग रिलेशन में आ जाएंगे और इनमें ज्यादा इंटीमेसी होती है और उसे सोसाइटी अप्रूव भी करती है। रेडक्लिफ ब्राउन अपनी पुस्तक अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप इन मैरिज में वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली के 3 सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं। वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली के 3 सिद्धांत कौन से हैं बेटा? सहोदर एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिबलिंग यूनिटी, वंशीय एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेशियल यूनिटी, और साधारण एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल यूनिटी। ये 3 आपके सिद्धांत रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा स्टडी किए गए हैं अपनी बुक में। सोशल स्ट्रक्चर मूर्त होती है, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है? व्यक्ति है। जब इसके बाद आप लेवी स्ट्रोस का टॉपिक पढ़ोगे, लेवी स्ट्रोस की संरचना अमूर्त है क्योंकि ये कैसी है? मानसिक है। दोनों में यही अंतर है और सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के हमारे कॉम्पिटिटिव बच्चे जो है बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कुछ थिंकर जो है सोशल स्ट्रक्चर को मूर्त बताते हैं और कुछ अमूर्त बताते हैं। एक अनुभव आश्रित तथ्य है रेडक्लिफ ब्राउन। सामाजिक संरचना एक अमूर्त कल्पना न होकर के अनुभव आश्रित तथ्य है। ब्राउन सामाजिक संरचना व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों द्वारा विरचित होती है। सोशल स्ट्रक्चर जो 2 लोगों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश होंगे उनके द्वारा सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट होगी, बट एलिमेंट आपका व्यक्ति ही रहेगा। तो देखोगे सोशल स्ट्रक्चर की जो नेचर है अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन वो आपकी मूर्त है। मात्र एक तुलनात्मक विज्ञान सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन कर सकता है और वह है समाजशास्त्र अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन। इनका मानना है कि सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र का हिस्सा है। ब्राउन कहते हैं इस चीज को, सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र भी कहा है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ड, कंपैरेटिव मेथड एंड नेचुरल साइंस, ये आप बेटा याद रखना, रेडक्लिफ ब्राउन की तरफ इंडिकेट करते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इमाइल दुर्खाइम और रेडक्लिफ ब्राउन सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस के तरीके से ट्रीट करते हैं और नेचुरल साइंस नाम भी इन्होंने यूज किया है। बहुधा प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है। ब्राउन आवश्यकता पद के स्थापन के रूप में अस्तित्व की आवश्यक शर्त पद के पक्ष में तर्क दिया है।
मैंने आपको बताया कि इससे पिछली वाली वीडियो में आपको बी मेलिन्स्की के कॉन्सेप्ट डिटेल समझाए गए हैं, उन्होंने नीड थ्योरी दी है, तो इन्होंने नीड थ्योरी को रिप्लेस करने की बात की है और अस्तित्व की बात की है, एग्जिस्टेंस की बात की है। जैसा कि आपकी क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है, जैसा कि मेलिन्स्की ने माना है, जबकि अस्तित्व को बनाए रखना है सोसाइटी के। तो ये वो इंपॉर्टेंट कोटेशन है। आप देखोगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोटेशन इंपॉर्टेंट होती है और एट द टाइम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारा माइंड वहां पे स्लिप कर जाता है, बट ये माइन्यूट तरीके से आपको माइंड में रखनी है। मूर्त सामाजिक संरचना और सामाजिक संरचना में अंतर करने वाला ब्राउन है। मूर्त सोशल स्ट्रक्चर और संरचनात्मक स्वरूप में अंतर करने वाले रेडक्लिफ ब्राउन है। संरचनात्मक स्वरूप की अवधारणा रेडक्लिफ ब्राउन ने दी है। संरचना निश्चित संबंधों का जाल है, अनुभव और मूर्त है रेडक्लिफ ब्राउन। आप देखोगे सोशल स्ट्रक्चर को समझाने का यहाँ पूरा प्रयास किया गया है। व्यक्तियों के बीच में सोशल रिलेशन जो एस्टेब्लिश होते हैं उनके द्वारा सोशल स्ट्रक्चर बनती है और सोशल स्ट्रक्चर इस प्रकार से मूर्त है। मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही संभव है, रेडक्लिफ ब्राउन बोलते हैं यहाँ पे। व्यक्तियों के बीच संबंध परस्पर संरचना का अंग है, रेडक्लिफ ब्राउन। ये बार बार आपको रिपीट किया जा रहा है कि व्यक्तियों के बीच संबंध जो क्रिएट होते हैं उनसे सोशल स्ट्रक्चर बनती है। ये रेडक्लिफ ब्राउन का बिल्कुल सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के बेसिक थ्योरी है। सामाजिक संरचना विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाओं के आधार पर निर्मित होती है, रेडक्लिफ ब्राउन। अगर आप देखोगे यहाँ कंफ्यूजन वाली बात है बेटा, SF नाडेल आप पढ़ोगे और नाडेल का जो थीम है वो सोशल स्ट्रक्चर को रोल से जोड़ता है, भूमिका से जोड़ता है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर देखोगे कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं के द्वारा बनती है तो ये आपका SF नाडेल चला जाएगा, ठीक है। सामाजिक संरचना एक गतिशील निरंतरता है, रेडक्लिफ ब्राउन बोल रहे हैं इस चीज को। रेडक्लिफ ब्राउन का जो थिंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे बुक इंपोर्टेंट है, ज्यादा कॉन्सेप्ट इनके नहीं दिए गए हैं, छोटे थिंकर हैं, इसलिए आपकी जो क्लास है वो एक लेक्चर में आपकी कंप्लीट होने वाली है और 25 से 30 क्वेश्चन आपके डिस्कशन किए जाएंगे, तो रेडक्लिफ ब्राउन आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। सामाजिक संरचना प्रथाओं से परिभाषित और संचालित शब्दों में बंधे व्यक्तियों की व्यवस्था है, रेडक्लिफ ब्राउन। समाज के संरचनात्मक पक्ष का सामाजिक रचना तंत्र और क्रियात्मक पक्ष की को सामाजिक क्रिया तंत्र कहते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन। ये बेटा स्टेटमेंट हैं जो आपको याद करने हैं, इसके रेडक्लिफ ब्राउन के। थ्योरी मैंने आपको बताई दी है, इनकी स्टडी एरिया बता दिया, इनकी बुक्स भी आपको बताई हैं, ठीक है। सामाजिक संरचना का अर्थ व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंधों का तंत्र है, वास्तविक संबंधों पर विशेष बल देते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन। सामाजिक संरचना एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं, अस्तित्व का याद रखना बेटा, बी मेलिन्स्की कहते हैं कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कल्चर ट्रेट की बात की है वहां पे, इन्होंने ये वर्ड उनको रिप्लेस किया है, जहां आवश्यकता है उनका वर्ड वहां पे इन्होंने अस्तित्व वर्ड को रिप्लेस किया है रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। सामाजिक संरचना का स्वरूप नहीं बदलता रेडक्लिफ ब्राउन, बट वो मॉडिफिकेशन खुद में होता रहता है। इन्होंने कहा है कि एक मकान की स्ट्रक्चर और ह्यूमन बॉडी की बात की है, और इन्होंने कहा है कि सोशल स्ट्रक्चर मकान की स्ट्रक्चर के तरीके से नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी के तरीके से है, इसमें खुद में खुद परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक संरचना अभिव्यक्त करती है सामाजिक संबंधों को, रेडक्लिफ ब्राउन। अभी मैंने आपको बताया व्यक्ति के बीच सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, उनके द्वारा सोशल स्ट्रक्चर बनती है, ये रेडक्लिफ ब्राउन का सेंट्रल स्टेटमेंट है इनकी थ्योरी का। रेडक्लिफ ब्राउन संरचना को मूर्त मानते हैं, कई बार आपको रिपीट किया है यहाँ। वास्तविक संरचना और सामाजिक संरचना में अंतर किया है, ये भी रिपीट हो गया आपका। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को स्पष्ट अध्ययन करने के लिए सोशल मॉर्फोलॉजी तथा सोशल फिजियोलॉजी के अध्ययन पर बल दिया है। रेडक्लिफ ब्राउन संरचना और प्रकार्यों को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। सोशल स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दैट पार्ट क्रिएट ए फंक्शन, दैट इज द फंक्शन। फंक्शन ऑल्सो मेंटेन टू सोशल स्ट्रक्चर, ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। सोसाइटी में किसी भी चीज की स्ट्रक्चर होगी तो वो फंक्शन क्रिएट करेगी और वो फंक्शन सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का कार्य करेगा। इसलिए यहाँ ब्राउन कहते हैं कि प्रकार्य और स्ट्रक्चर एक सिक्के के दो पहलू हैं।
ब्राउन प्रकार्यवाद में दुर्खीम के सामाजिक आवश्यकताओं के स्थान पर समाज की आवश्यक दशाओं की बात करते हैं, जिसकी पूर्ति समाज के अंगों के द्वारा की जाती है। प्रकार्यवाद को व्यवस्था के निर्धारण और व्यवस्था के पोषक के रूप में परिभाषित करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। व्यवस्था का निर्धारण और व्यवस्था का पोषण किसके द्वारा किया जाता है? प्रकार्यवाद के द्वारा। आप देखोगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के समर्थक हैं बी मेलनिस्की को हम प्रकार्यवादी मानते हैं और रेडक्लिफ ब्राउन को संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचारक में माना जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों की बात करते हैं। ब्राउन ने अफ्रीका की थांगू और बाटू जनजाति का भी अध्ययन किया है। आप देखोगे कभी कभी इनके पूरे कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, किन किन जातियों का अध्ययन किया, जनजातियों का अध्ययन किया है, तो थांगू और बाटू जनजाति का अध्ययन भी रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा किया गया है। अफ्रीकी जनजाति जोगटाओ और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने। रेडक्लिफ ब्राउन की संरचनात्मक प्रकार्यवादी कहा जाता है, जो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इनकी मानता है कि सामाजिक संरचना की धारणा में प्रकार्यवाद की धारणा निहित है, जबकि बी मेलनिस्की आपके प्रकार्यवादी थिंकर ही कहे जाते हैं। संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह है रेडक्लिफ ब्राउन वंशक्रम की को एक कानूनी अवधारणा मानते हैं। ब्राउन ने ऑस्ट्रेलिया और अंडमान द्वीप की आदिवासियों के परिवारों और नातेदारी का अध्ययन किया है। ऑस्ट्रेलिया, अंडमान द्वीप के आदिवासी, थांगू और बाटू जनजाति, जोगटाओ और ओमाहा में नातेदारी प्रणाली का अध्ययन किया। ये इनके इंपोर्टेंट पॉइंट हैं एक थिंकर के तौर पर। ठीक है बेटा, इन्हें जरूर लिख लेना। और ज्यादा बड़े थिंकर नहीं है रेडक्लिफ ब्राउन। सोशियोलॉजी में अगर देखेंगे तो कभी कभी इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्यादा कंटेंट इनका नहीं है, बुक भी थोड़ी है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में मिल जाता है रखा हुआ। बुक इंपॉर्टेंट है, सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। अवलोकन, वर्गीकरण और प्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से सामाजिक परिघटना एक प्राकृतिक परिघटना है। ये कोट आपको रखना है याद। प्राकृतिक परिघटना और तुलनात्मक विधि दोनों ही रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा यूज किए गए हैं। मानव समाज का विज्ञान अब तक काफी बचपन में है, ये रेडक्लिफ ब्राउन का है स्टेटमेंट। सामाजिक संरचना एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशा है। इससे पहले भी रिपीट किया है मैंने। मेलनिस्की नीड थ्योरी बताते हैं और ये अस्तित्व की आवश्यक दशाओं का वाक्यांश का प्रयोग करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति में आधिपत्य में निहित होता है। प्रकार्यात्मक बिखराव की स्थिति के साथ साथ समाज विरले ही समाप्त होते हैं। इसके बजाय यह यूनोनिया की नव स्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश करता है तथा अपने संरचनात्मक प्रतिमान को बदल सकता है। अभी मैंने आपको एक कोट बताया था कि रेडक्लिफ ब्राउन ये कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर एक मकान के स्ट्रक्चर के तरीके से नहीं है, ये स्ट्रक्चर एक ह्यूमन बॉडी के तरीके से है। ये खुद में बदलाव लेकर के आ सकती है, बिखरेगी नहीं। आप देखोगे ये एडेप्टेशन कर लेगी और नए पैटर्न को अडेप्ट कर लेगी, पुराने पैटर्न को चेंज कर देगी। तो बेटा ये रेडक्लिफ ब्राउन का आपका टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके 25+ क्वेश्चन रेडक्लिफ ब्राउन के कराऊंगा और आपका थिंकर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।